जैन साथियों, क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं? 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूरोप का राष्ट्रवाद का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? 18 और 2026 में क्वेश्चन आया था। किस युद्ध, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था दोस्तों? तो ये तो हम सभी जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? तो सैडॉन के युद्ध के बाद यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हो गया था। जर्मनी का एकीकरण हो गया था किसका युद्ध? सैडॉन के युद्ध के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? यानी कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में साथियों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में साथियों कौन सी संधि हुई थी? अभी हम बताएं, फ्रैंकफर्ट की संधि 1817 में हुई थी, सॉरी 71 में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1830 के बाद क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? 1871 के बाद यहाँ पर जब फ्रांस आजाद हुआ, जब फ्रांस 1830 के बाद जब फ्रांस आजाद हुआ, तो उसके बाद वहाँ कौन सा शासन यानी कि कौन सा गणराज्य का स्थापना हुई? तो वहाँ हुई संघीय संघीय शासन व्यवस्था का स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? संघीय शासन की स्थापना हुई थी। संघीय शासन की स्थापना हुई थी साथियों। एक मिनट, अच्छा फ्रांस पूछ रहा है साथियों, तो फ्रांस में गणराज्य कर लीजिएगा। फ्रांस में पूछ रहा है तो गणराज्य कर लीजिएगा। फ्रांस में क्या हो जाएगा? गणराज्य हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे उत्तरदायी था बिस्मार्क साथियों। क्या था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में कौन सबसे मेन कैरेक्टर थे? तो बिस्मार्क थे। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है पूछा है। किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर किसका? बिस्मार्क का संबंध नहीं है, बाकी मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी ये में इटली के एकीकरण में प्रमुख थे। उससे भी प्रमुख ये थे, सबसे प्रमुख मसीहा इनको बोला जाता है। इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को, याद रखिएगा। मेजनी को ही क्या कहा जाता है? इटलीकरण का मसीहा कहा जाता। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? यानी कि जब इटली और जर्मनी में किसका पहले शासन था जिसका उसका एकीकरण करा गया? तो ऑस्ट्रिया का शासन था। किसके विरुद्ध था? ऑस्ट्रिया से विरुद्ध था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी कि जर्मनी के एकीकरण में मेन कैरेक्टर कौन थे? तो मेन कैरेक्टर थे बिस्मार्क, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण में कौन मेन कैरेक्टर थे? तो बिस्मार्क थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन घुमा के देखिए, पूछ लिया है 2 बार। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, 1871 में हुई थी साथियों। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जेवरेलिन संबंध था किससे? जेवरेलिन का संबंध था व्यापारियों से। जेवरेलिन का जो संबंध था साथियों, वो किनसे था? तो जेवरेलिन का जो संबंध था वो हमारा था व्यापारियों से। क्या हो जाएगा? व्यापारियों से हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिनेवा संधि कब हुई थी? 2022 का ये क्वेश्चन है। जिनेवा संधि कब हुई थी साथियों? जिनेवा संधि कब हुई थी? 1854 ईस्वी, सॉरी 1954 ईस्वी में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एनामेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर को यहाँ पर विक्टर जो एनुमेल थे वो किस पद पर नियुक्त किए थे? तो वो किए थे प्रधानमंत्री के तौर पर। किस पे तौर पर किए थे? तो प्रधानमंत्री के तौर पर उसको काउंट काबूर को पद दिए थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बियाना सम्मेलन कब हुआ? यानी कि बियालन सम्मेलन कब हुआ था? बताइएगा साथियों, बियाना सम्मेलन कब हुआ था? बियाना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुई थी?
1815 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन किसका योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण हुआ था? सबसे मेन कैरेक्टर किसका, किसके कारण से इटली का एकीकरण हुआ था? तो इटली के एकीकरण में याद रखिएगा मेजनी। या तो इनमें से सभी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में इनमें से सभी, ऐसे तो मेन कैरेक्टर मेजनी को कहा जाता है, लेकिन जब आपको पूछ ले, क्योंकि तीनों का सेम था, तीनों का योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा मसीहा कहा जाता है मेजनी को। यदि इनमें से कोई नहीं के जगह इनमें से कोई नहीं रहता, तब यहाँ पर मेजनी को ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 11, 17, 20, 23, 24 और 26 में पूछा है। देख लीजिए कितने बार, आप खुद देख लीजिए कितने बार पूछ चुका है। किसने किए थे? तो बिस्मार्क ने किए थे। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाए थे? तो बिस्मार्क ने अपनाए थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जर्मनी की पूर्ति राशि को कम कर दिया गया? यानी कि कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी में जितनी भी क्षति यानी हानि हुई थी उसकी राशि को कम कर दिया था? उसकी राशि को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो लौह सम्मेलन, लोसेन क्या है? लौसने लौसने सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल एक व्यक्ति का नाम साथियों है। यहाँ पर कौन सा देश का दार्शनिक था? हीगेल था यहाँ पर जर्मनी का। किसका था? तो जर्मनी का था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस जो बैठाया गया था, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। क्या करना था? राज यानी कि राजा के शासन को लाना ही क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी साथियों? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी कौन सा गठन का निर्माण किया था? तो लाल सेना हो जाएगा क्या दोस्तों? अच्छा नहीं, कार्बोनरी याद रखेंगे। मेजनी का किस गठन से संबंध था? तो यहाँ पर कार्बोनरी का संबंध था, कार्बोनरी का गठन किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र माना जाता है, कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होता है तो उसका केंद्र माना जाता है जेना विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी में है साथियों। क्या है? तो जो कि एक जर्मनी में है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ का संबंध किस देश से है साथियों? ये क्वेश्चन 2026 में भी आया है। ये क्वेश्चन 2026 में भी आया था। बताइए कोसुथ का संबंध किससे है? तो हंगरी से है। किससे है? कोसुथ का संबंध हंगरी से है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन का सभ्यता का सबसे अच्छा जो पालन है, सबसे अच्छा जो पालन है वो कौन करता है? वो कौन करता है? तो वो करता है यूनान। कौन करता है? यूनान। यूरोपियन सभ्यता का सबसे अच्छा पालना किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है यूनान को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम जेनेवा कॉन्वेंस कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कॉन्वेंस कब हुआ था? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए हमारा है 1854, 1864, 1874, 1884। तो प्रथम जेनेवा कॉन्वेंशन जो हुआ था 1864 ईस्वी में हुई थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ है? क्वेश्चन 2024 का आता है। देखिए, फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद यहाँ पर इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, इसलिए इटली का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लुई बिलिप किस देश के शासक थे? लुई जो बिलिप थे वो किस देश का शासक थे? तो वो थे हमारा फ्रांस के। किसके थे? फ्रांस के थे। लुई जो बिलिप थे वो किनके शासक थे साथियों? तो वो थे हमारे फ्रांस के। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जब मित्र राष्ट्रों का गुट बनाया गया था तो उसमें कौन सा देश नहीं था साथियों? तो उसमें मित्र में नहीं था। कौन था? जर्मनी नहीं था साथियों। जर्मनी मित्र राष्ट्र गुट के गुट में शामिल नहीं था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोहेमिया बोहेमिया निम्नलिखित में किस देश के अधीन था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? बताइएगा, बोहेमिया किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रिया। आधा से ज्यादा का पर कब्जा ऑस्ट्रिया का था। इटली का भी एकीकरण ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था और जर्मनी का भी एकीकरण ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था। चलिए बताइएगा, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बने थे? जब 1871 में दो देश आजाद हुए थे साथियों, फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद। इटली और मेजनी दो चीजें क्या हुई थी? यहाँ पर आजादी हुई थी। तो उसमें 1871 में विलियम प्रथम थे, उनको कहाँ का शासक बनाया गया? उनको बनाया गया जर्मनी का शासन। उसका जर्मनी का शासक यानी कि सम्राट बनाया गया। चलिए 31 नंबर देखिएगा। लुई 16वें का फांसी कब दी गई? लुई 16वें का फांसी कब हुई थी साथियों? जल्दी से बताइएगा। लुई 16वें का फांसी कब हुआ था? तो 1793 ईस्वी में हुई थी साथियों। 1793 ईस्वी में हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन देखें। पोस्टडम की घोषणा पोस्टडम की स्थापना यानी कि घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोस्टडम की घोषणा के बाद कौन से ऐसे देश थे जो यहाँ पर आत्मसमर्पण किए थे साथियों? तो वो कौन थे? वो थे जापान। कौन था? वो था जापान। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था मेरे साथियों? तो विक्टर एनोमेल थे। इन्होंने ही किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री का पद दिया था। इन्होंने ही प्रधानमंत्री को किनको दिया था? काउंट काबूर को याद रखिएगा, काबूर चचा को दिए थे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? देखिए, इटली के एकीकरण में पूछेगा तो मेजनी भी थे, काउंट काबूर भी थे, गैरिबाल्डी भी थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी था। ये सभी के सभी प्रमुख नायक थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? कौन सा जर्मन चांसलर था? जर्मन के चांसलर कौन था? यानी कि जर्मन को, यहाँ पर जर्मनी को चलाने वाला कौन था? तो बिस्मार्क था। जर्मनी का देखिए मेन चांसलर था। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ये सब क्वेश्चन नया है साथियों, तो यहाँ पर आपको थ्योरी पर ध्यान देना होगा। सारे क्वेश्चन PYQ से नहीं आते। ये सब देखिए क्वेश्चन नया है, केवल 2025 में पूछा था। तो कोई भी ऐसा भी 26 में भी होगा। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको केवल 2026 में ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थ्योरी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी साथियों। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के जो युद्ध हुई थी, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी और एकीकरण दोनों क्या था? जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। इसमें पराजय हुआ था फ्रांस। सेडान के युद्ध में कौन पराजय हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में अपने
किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? क्वेश्चन 2025 के सी सेट में आया था। किस में आया था? सी सेट में। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो अपने देश में कि सेना में आपको भर्ती होना ही होना है, सेना में आपको भर्ती होना है ना, सैन्य सेवा करना ही करना है, वो थे बिस्मार्क। किसके शासक थे? तो जर्मनी के चांसलर थे साथियों। तो इन्होंने अपने देश में यह सेव लगाया था कि हर व्यक्ति को आपको अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, यानी कि आपको सेवा देना ही होगा सैन्य के उपस्थिति में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना बियाना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा तंत्र लाना, कि यानी कि राजा को तंत्र यहाँ पर देना, राजा को देना कि यहाँ पर राजतंत्र इसको बैठाना, इसको गणतंत्र नहीं बैठा था। बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो थे राजा को बैठाना। तो बताइएगा फ्रांस, जो हमारा फ्रांस में किस शासक को पुनः स्थापित करके, तो ये हो जाएगा साथियों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, हंसबर्ग। हवसबर्ग क्या हो जाएगा? हंसबर्ग हो जाएगा। आगे बढ़े हैं साथियों। अच्छा बियाना, एक मिनट, जर्मनी ये अथी नहीं पूछ रहा है, फ्रांस पूछ रहा है साथियों। फ्रांस पूछ रहा तो बोर्बो हो जाएगा, फ्रांस पूछेगा तो बोर्बो हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? 2025 के बाद 2026 में पूछा था। तो ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबो ने किस देश से, यानी किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? जब क्रीमियम की युद्ध हुई थी 1853 से 1854 में, जो जो काउंट काबूर थे वो किस देश से लड़ रहे थे? तो वो लड़ रहे थे फ्रांस से। काउंट काबूर कहाँ से लड़ रहे थे? फ्रांस से लड़ रहे थे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थन कौन कर रहा था? जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया था, तुर्की, जिसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता साथियों, यूरोप का मरीज भी कहा जाता, क्योंकि सबसे गिरा हुआ राज्य यही है यूरोप, यूनानी में, यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा इसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तो उसको मदद करने के लिए जो आगे आए थे वो थे मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र था। कौन था? मिस्र था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन 2026 के क्वेश्चन केवल आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन थे? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे मेटरनिक। इन्होंने ही, ताकि वो क्या कहते हैं, जो हमारे काउंट काबूर थे, इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? क्योंकि ताकि वो देश की आजादी के लिए ना लड़े, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया था। चलिए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 1830 की क्रांति में फलस्वरूप फ्रांस के किसका शासन स्थापित हुआ था? फ्रांस में जो हमारा 1830 की ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, चार्ल्स एक्स की। किसकी हुई थी? चार्ल्स एक्स की हुई थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन केवल 2026 में नहीं साथियों, इससे पहले भी पूछा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया, यंग इटली की जगह पर यंग यूरोप कर दिया है। तो यंग यूरोप बोले चाहे यंग इटली बोले, मेजनी ने स्थापना किया था। किसने किया था? मेजनी ने स्थापना किया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसने इटली के एकीकरण के कई गणराज्यों में विभाजित कर दिया था? जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो इटली को बहुत सारे राज्यों में विभाजित कर दिया था, तो वो थे मेटरनिक। वो कौन था? वो था मेटरनिक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? ये क्वेश्चन देखिए फिर से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इनमें से सभी, मेजनी का भी, काउंट काबूर का भी और गैरीवाल्डी का। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आ चुका, अलग अलग चीजों से। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? अभी हम बताएंगे। कोसुत था हंगरियन राष्ट्रवादी
नेता कोसुत क्वेश्चन आया था पहले कि कोसुत कहाँ का था, तो हंगरी का था। लेकिन यहाँ आप पूछा कि कोसुत कौन था, तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, हंगरियन। यहाँ पर देखिए, यहाँ से याद रखिएगा, कोसुत हंगरी का रहने वाला था। और हंगरियन किस, जैसे भारतीय किसको कहते हैं, भारत में रहने वाले, उसी तरह के हंगरी देश में रहने वाले को हंगरियन कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। अभी हम बताएं रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ये क्वेश्चन 2026 में आया था और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे, तो रूसो यहाँ पर फ्रांस के दार्शनिक थे साथियों। कहाँ के थे, तो फ्रांस के दार्शनिक थे। इस प्रकार से हमने 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जिसमें मान लेते 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या हुआ था, पहले वाला ही रिपीट हुआ, तो हम मान के चलते 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। तो इसमें ये इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है, रिपीट होने का रहेगा तो यही होगा। अब बाकी न्यू क्वेश्चन के लिए तो आपको थ्योरी पर ध्यान देना ही होगा साथियों। थ्योरी का वीडियो भी आ रहा है, डेली प्रॉपर वीडियो आ रहा है, तो थ्योरी का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 का, समाजवाद और साम्राज्यवाद। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव की बारी आएगी, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है उतनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव भी होता है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।